वेलकम टैक्स स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके बीएससी एग्जाम के लिए आपका स्पष्ट रूप से नोटिस में लिखा हुआ है कि जो हिंदी क्वालिफाई नहीं करेगा यानी कि इसका हिंदी में 30% या इससे अधिक मार्क्स नहीं आता है, उसका जीएस यानी सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर चेक किया ही नहीं जाएगा। इसलिए हम आपके लिए लगातार हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं जिससे आप हिंदी का लगातार जो है रिवीजन कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में 40 प्रश्न हैं। आप कितने सही करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप 35+ क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका देखिए काफ़ी तैयारी अच्छा है, आपको हिंदी परेशानी में कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो देखिए जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ पर हमारा विभावना अलंकार होता है। क्या हो जाएगा वहाँ पर हमारा विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको विशेष लिखना है कि शुद्ध वर्तनी विशेष क्या होता है। तो देखिए जो मैंने अभी लिखा है वर्तनी की दृष्टि से जो विशेष का शुद्ध रूप हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है विशेष, वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, किस वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना है कि किस वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है कि उसने फल खा लिए थे, ये हमारा भूतकाल हो जाएगा। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, देखिए इसमें वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है इसमें वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 20 प्रश्न का है अगर आपने ये चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो खाने योग्य न हो उसे हम क्या कहते हैं। जो खाने योग्य न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए जो खाने योग्य नहीं होता है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अखाद्य, यानी कि जिसे खाया न जा सके उसे हम अखाद्य कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्त्रीलिंग में से कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। देखिए पंडित, आचार्य और हंस ये सभी पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, जबकि ऋतु जो है यह स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। ऋतु हमारा क्या है, स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो अगर आपने ए चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, रज्जु शब्द का अर्थ क्या होगा। देखिए जो रज्जु है इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो रज्जु मतलब होता है रस्सी। ऑप्शन नंबर बी रज्जु का सही अर्थ होता है रस्सी। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो बी है सही जवाब हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। उपर्युक्त पंक्ति किसकी लिखी है। तो देखिए आप सबको पता होगा जो ये पंक्ति है परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ासम नहीं अधमाई, यह रामचरितमानस की पंक्ति है और रामचरितमानस को लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। यह अवधी भाषा का लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो इसको आपको याद रखना है किसके द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास की ये पंक्तियाँ हैं। देखिए तुलसीदास की बात आई तो इनकी अगर हम बात करें तो यह राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना क्या थी, पहला तो है रामचरितमानस, इसके अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण ये सभी जो है रामाज्ञा प्रश्नावली तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। कबीरदास की बात करें तो कबीरदास देखिए कबीरदास की प्रमुख रचना क्या थी, साखी शबद रमैनी, और इनकी तीनों रचनाओं का जो प्रमुख संग्रह है वो बीजक नाम से किया गया है। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से किया गया है और इनकी भाषा थी पंचमेली खिचड़ी या फिर सतुकड़ी। इसके अलावा अगर हम बिहारी लाल की बात करें तो इनकी एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई, जो इनकी जो है दोहों का संकलन है बिहारी सतसई। बिहारी लाल का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आठवां प्रश्न, कौन सा शब्द जातीयवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए आपको पहचाना है कौन सा शब्द जातीयवाचक संज्ञा नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारा सुंदर है ऑप्शन नंबर सी सुंदर क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि सुंदर जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है। सुंदर क्या है, सुंदर हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके अलावा बाकी सभी ऑप्शन जो हमारा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है, यानी कि जो निरंतर भटकता रहता है। तो जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे हम कहते हैं यायावर। क्या कहते हैं,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसे यायावर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। देखिए अज्ञान क्या है, एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अज्ञान का तत्सम तद्भव होगा अजान। 11वां प्रश्न है, पोषण का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? जो पोषण है इसका उपयुक्त विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? तो पोषण का विपरीतार्थक होता है शोषण। क्या हो जाएगा? पोषण का हमारा विलोम हो जाएगा शोषण। करेक्ट आंसर हो जाएगा शोषण। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, पौमचर्यु किसकी रचना है? तो देखिए जो पौमचर्यु रचना है यह रचना है स्वयंभू की। ऑप्शन नंबर सी। देखिए आदिकाल के प्रमुख कवि थे स्वयंभू, इनकी रचना है पौमचर्यु। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें, देखिए विद्यापति का आपका नाम इंपॉर्टेंट रहता है, इन्हें बिहार का कालिदास भी कहा जाता है। देखिए विद्यापति की 3 रचनाएं प्रमुख हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। ये 3 रचनाएं जो हैं विद्यापति की प्रमुख हैं। और चंद्रबरदाई की जो एक प्रमुख और प्रसिद्ध रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो को वीर रस का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भी माना जाता है। पृथ्वीराज रासो जो कि पृथ्वीराज चौहान का के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, देश की हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। देखिए जो रेखांकित शब्द इसमें क्या है, जयचंदों, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है। देखिए आपको यहाँ पर पहचाना कि जो जयचंदों की बात हो रही है यहाँ पर एक किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। जयचंदों मतलब यहाँ पर जयचंद से हम किसी की उपमा दे रहे हैं, यानी कि इससे समानता कर रहे हैं। तो देखिए जयचंदो तो पहली बात है हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं हो जाएगा। जयचंदो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जयचंदो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा, जयचंद एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन जयचंदो जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। यानी कि इसमें ऐसे व्यक्तियों की बात हो रही है जो घर के भेदी होते हैं, उन्हें हम जयचंद के नाम से या फिर विभीषण के नाम से कहते हैं। यदि हम ऐसे कहें, यदि इसका अगर हम अन्य उदाहरण देखें कि विराट कोहली वर्तमान के सचिन तेंदुलकर हैं, अगर हम ऐसे देखें कि विराट कोहली वर्तमान क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर हैं, तो यहाँ पर विराट कोहली से सचिन तेंदुलकर नहीं हो जाते हैं, बल्कि हम यहाँ से तुलना कर रहे हैं। तो सचिन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर याद रखना है जयचंदो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर हमारा ए है, करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? देखिए अकर्मक सकर्मक पहचानना बहुत आसान होता है। सकर्मक में आपको कर्म भी रहेगा, कर्ता भी रहेगा, लेकिन आपको इसमें कर्म नहीं मिलेगा। देखिए सुमित सो रहा है, सुमित क्यों सो रहा है, सुमित कब सो रहा है, अगर इस बात का हमें जवाब न मिले, देखिए कब, क्यों, कैसे, कहाँ, अगर इसका जवाब मिलता है तो वो क्रिया सकर्मक होती है। अगर हमें कब, क्यों, कैसे, कहाँ का जवाब नहीं मिलता है तो वो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे कि सुमित सो रहा है, सुमित कहाँ सो रहा है, सुमित कब सो रहा है, सुमित क्यों सो रहा है, इसका जवाब नहीं मिल रहा है तो ये हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। देखिए क्रिया पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा? तो दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु, यानी कि दीर्घायु का मतलब होता है लंबी आयु और अल्पायु का मतलब होता है कम आयु। तो दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको शुद्ध वाक्य पहचाना। देखिए पहला ऑप्शन है, मैं आपके सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, बिल्कुल गलत हो जाएगा, सौजन्यता हम नहीं बोलेंगे। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, तनु और तनु शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए तनु का मतलब होता है पतला, तनु का मतलब क्या होता है, पतला, इसका हमारा हो जाएगा पतला। और जो हमारा तनु है दूसरा ऑप्शन, उसका मतलब शरीर या फिर देह हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तनु का मतलब होता है पतला और तनु का मतलब होता है शरीर या फिर देह। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, ह्रस्व स्वर का उदाहरण क्या है? देखिए ह्रस्व स्वर इनमें से कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अ, ई, उ और री, ये जो हमारे चारों हैं ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो 18वें प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और री है। देखिए ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनको उच्चारण करने में हमें 1 मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनको उच्चारण करने में हमें 2 मात्रा का समय लगता है। तो ये बात याद रखनी। देखिए जैसे हमारा हो गया आ, ई, उ, ये सभी हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं, और अ, ई, उ, री ये सभी हमारे आते हैं
ह्रस्व स्वर में, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा। तो देखिए जो ढीठ है इसका तत्सम हमारा होता है धृष्ट। क्या हो जाएगा? धृष्ट। तत्सम मतलब शुद्ध संस्कृत का शब्द, तो धृष्ट हमारा तत्सम हो जाएगा। इसी का तद्भव होता है ढीठ, तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 20वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, पहचानना है कौन सा तत्सम नहीं है। देखिए नयन तत्सम है, दृग तत्सम है और नेत्र तत्सम है, किंतु आँख जो है यह तत्सम नहीं, बल्कि आँख क्या है? तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है आँख, ये तत्सम शब्द नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। देखिए आपको ज़रूर याद होगा आंसू, झरना, लहर, आप 3 नाम याद रखिए। आंसू, झरना और लहर, तीनों में पानी आ रहा है। देखिए आंसू में भी पानी है, झरना में भी पानी है और लहर में भी पानी है। तो ये तीनों जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की हैं। किसकी है? आंसू, झरना, लहर जयशंकर प्रसाद की काव्य संग्रह है। तो झरना किसका काव्य संग्रह है? जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावादी कवि थे। अब देखिए बात है जयशंकर प्रसाद की, तो इनकी कुछ रचनाएं और पूछी जाती हैं। आंसू, झरना, लहर आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं। इनमें प्रमुख कौन कौन सा है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ और अजातशत्रु, ये सभी जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद का एक रचना संग्रह है, रचना है जिसे हम महाकाव्य कहते हैं, कामायनी। कामायनी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इनका एक महाकाव्य है। तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया है। 22वां प्रश्न है प्रसारण का विलोम क्या होगा। 22वां प्रश्न हमारा है प्रसारण का विलोम क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकुंचन। देखिए प्रसारण का विलोम होता है आकुंचन। प्रसारण मतलब होता है फैलाना, आकुंचन मतलब होता है रोकना। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 23वां प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा बताइए, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए सेना हमारा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, दुख हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, श्याम हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जो हमारा लड़का है ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए लड़का क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम क्या है। तो देखिए जो 100 अजान एक सुजान नामक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। तो सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट इसकी रचना है। देखिए बालकृष्ण भट्ट से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हिंदी प्रदीप जो एक पत्रिका है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक भी बालकृष्ण भट्ट ही थे। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सही पर्यायवाची है। तो देखिए कांच का जो सही पर्यायवाची, देखिए सभी में शीशा ही लिखा है, लेकिन शीशा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, तो आपको पहचानना होगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, वर्तनी की दृष्टि से शीशा का ये रूप सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, सी कांच का सही पर्यायवाची शीशा हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपको देखना है, क्योंकि बाकी सभी तो शीशा ही लिखा है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि जो निम्नलिखित विकल्प दिए हैं इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो संन्यास लिखा है, ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही हो जाएगा। संन्यास वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन नंबर जो बी है सही लिखा हुआ है। 27वां प्रश्न है बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है। तो देखिए बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था है उसे हम वयः संधि के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? वयः संधि। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 28वां प्रश्न है गुड़िया भीतर गुड़िया की रचनाकार कौन है। गुड़िया भीतर गुड़िया जो रचना है, संग्रह है, इसकी रचनाकार कौन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेयी पुष्पा। देखिए मैत्रेयी पुष्पा की जो रचना है यह है भीतर गुड़िया। गुड़िया भीतर गुड़िया जो है मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। तो अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कौन सा शब्द मित्र शब्द का पर्याय नहीं है। तो देखिए मित्र का पर्याय नहीं है क्या? ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सूर्य जो है मित्र का पर्याय नहीं है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया
भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य कौन सा है? तो पहचानना है कि किस वाक्य में क्रिया भक्षण के रूप में प्रयुक्त हुई है। देखिए पहला ऑप्शन कि वह हराम के पैसे खाता है, इसमें भक्षण के रूप में प्रयुक्त नहीं हुई है। वह जूते खाता है, इसमें प्रयुक्त नहीं हुई है। वह कसम खाता है, इसमें भी नहीं प्रयुक्त हुई है। लेकिन वह आम खाता है, इसमें जो क्रिया है भक्षण करने यानी खाने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, वह आम खाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 31वां नंबर प्रश्न हमारा है, मधुमालती की रचना किसने की है? जो मधुमालती नामक रचना है, इसकी रचना किसने की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंझन ने की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 31वें प्रश्न का। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो आपको पहचाना कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। पहला है पूजनीय, देखिए बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। पूजनीय का सही हमारा रूप क्या होता है? हम लिखते हैं पूजनीय, पूजनीय नहीं, पूजनीय शुद्ध रूप होता है। तो पहला हमारा गलत है। दूसरा क्या है? उज्ज्वल, देखिए उज्ज्वल भी गलत है। उज्ज्वल हम कैसे लिखते हैं? उज्ज्वल हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, उज्ज्वल, तो उज्ज्वल भी गलत लिखा हुआ है। इसके अलावा लिखा है ज्योत्सना, तो देखिए ज्योत्सना का शुद्ध रूप क्या होता है? ज्योत्सना, ज्योत्सना हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, तो ज्योत्सना भी गलत लिखा है। इसमें केवल एक शब्द सही लिखा है, वो है परिपार्श्विक। जो परिपार्श्विक है ऑप्शन नंबर सी, वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शब्द शुद्ध है। तो अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है? धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। जो धीरे चलो में कौन सा अव्यय है? तो इसमें क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें बताया गया है कि धीरे चलो, तो धीरे हमारा क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न, हर्ष का सही विलोम क्या होगा? तो हर्ष का हमारा सही विलोम होगा विषाद। देखिए हर्ष मतलब खुशी और विषाद मतलब दुख, तो हर्ष का आप विषाद लगाएंगे, सुख होगा तभी आप दुख लगाएंगे, ये आपको याद रखना होगा। हर्ष का विषाद, सुख का दुख। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए बृहस्पति का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा बृहः प्लस पति। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, सभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए परिषद, महावर्तन और बैठक, ये सभा का पर्यायवाची है। लेकिन जो सम्मिलित है ऑप्शन नंबर सी, जो सम्मिलित है यह ऑप्शन नंबर ए, सम्मिलित जो है सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भक्तमाल के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए, नाभादास। नाभादास भक्तमाल के रचनाकार हैं। अगर आपने ए चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें केशव दास की, तो इनका भी नाम पूछा जाता है कई बार। तो इनकी प्रमुख रचना क्या है? रामचंद्रिका और रसिक प्रिया, जो है रामचंद्रिका और रसिक प्रिया केशव दास की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न, यदि ए ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः आए, अव और आव हो जाता है। तो बताना है कि इसमें कौन सी संधि हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हमारी हो जाएगी अयादि संधि। ऑप्शन नंबर डी अयादि संधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा गया है? चार ऑप्शन है, किसे काव्य छंद कहा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनहर। मनहर को काव्य छंद कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हे राम मेरी रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए जहाँ पर हे आ जाए तो वहाँ पर हमारा हो जाएगा संबोधन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संबोधन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कारक 8 आपको याद रखने हैं। कारक हमारे 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध काकी रे रारी रे, अधिकरण में पय पर ऊपर, और संबोधन में हे भो अरे। तो यहाँ पर हे राम है तो हे राम हमारा क्या हो जाएगा? संबोधन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न थे। आपने 40 में से कितने सही किए हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके जुड़ जाइए, वहाँ से आपको जो पीडीएफ है रेगुलर मिल जाया करेगी। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।